हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडे इन मार्केट्स। यूएस ने एक नया बिल प्रपोज किया है कॉल्ड एज द हॉल्टिंग इंटरनेशनल रियलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट व्हिच इज हायर एक्ट, जो इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग बन गया है। यह बिल का एम है आउटसोर्सिंग को डिस्करेज करके अमेरिकन वर्कर्स के लिए ज्यादा जॉब क्रिएट करना। एंड हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन व्हिच इज हडको ने नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ एक नॉन बाइंडिंग एमओयू साइन किया है, जिसमें वो अगले 5 सालों में 11,300 करोड़ तक का फंडिंग सपोर्ट देंगे। बट ये क्यों और इससे क्या बेनिफिट होगा? हाय, दिस इज योर होस्ट सुहानी कटारिया एंड लेट्स बिगिन। हायर बिल डायरेक्टली अटैक करता है इंडिया के आईटी आउटसोर्सिंग बिजनेस मॉडल पर, और इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडियन फर्म्स तक लिमिटेड नहीं होगा। यूएस क्लाइंट्स को भी हायर कॉस्ट और ऑपरेशनल चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। इसीलिए ये इतनी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इंडियन आईटी सेक्टर, जिसमें टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे जायंट्स आते हैं, अपना रेवेन्यू का 60% से ज़्यादा यूएस मार्केट से अर्न करता है। अगर ये बिल पास हो गया तो आउटसोर्सिंग पर 25% टैक्स लगेगा, डिडक्शंस डिसअलाउ हो जाएगी और यूएस कंपनीज के लिए इंडिया से सर्विसेज लेना महंगा हो जाएगा। बट बिफोर ऑल ऑफ दिस, लेट्स अंडरस्टैंड हायर एक्ट क्या है। हायर एक्ट, विच इज द हॉल्टिंग इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक नया बिल है जो यूएस सेनेटर ने प्रपोज किया है। इसका मेन पर्पस है यूएस कंपनीज को डिस्करेज करना कि वो जॉब्स बाहर आउटसोर्स करे एंड अमेरिकन वर्कर्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले। इस बिल के कुछ की प्रोविजंस है, जैसे 25% आउटसोर्सिंग टैक्स। अगर कोई यूएस कंपनी किसी फॉरेन कंपनी या इंडिविजुअल को सर्विस के लिए पे करे या यूएस कंज्यूमर्स को बेनिफिट करता है तो उस पर 25% लगेगा। नेक्स्ट इज टैक्स डिडक्शन बैन। ये आउटसोर्सिंग एक्सपेंसेस को यूएस कंपनीज अपने टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट नहीं कर पाएगी, मतलब इनका ओवरऑल टैक्स बर्डन और ज्यादा हो जाएगा। डोमेस्टिक वर्कफोर्स फंड, जो रेवेन्यू इस आउटसोर्सिंग टैक्स से जनरेट होगा, उसको यूएस के वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, अप्रेंटिसशिप्स एंड रिटेलिंग के लिए यूज किया जाएगा। तो ये थे कुछ हायर बिल के फीचर्स। अब इंडियन आईटी सेक्टर को इतना टेंशन क्यों है? बिकॉज रेवेन्यू का हैवी डिपेंडेंस है। इंडियन आईटी कंपनीज जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो अपना 50 to 65% नॉर्थ अमेरिका से कमाती है, मतलब यूएस का उनका हाईएस्ट मार्केट है। सो देयर इज अ कंपेटिटिव एज ऑफ लॉस। आउटसोर्सिंग का मेन रीजन चीपर कॉस्ट है। अगर 25% टैक्स लग गया तो इंडियन आईटी की प्राइसिंग एडवांटेज काफी हद तक खत्म हो जाएगी। रिपोर्ट्स के हिसाब से कॉस्ट 50 to 60% से बढ़ सकती है। प्रॉफिट्स मार्जिन पर प्रेशर आएगा। यूएस क्लाइंट्स या तो कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करेंगे या मॉडिफाई करेंगे, या इंडियन आईटी फर्म से डिमांड करेंगे कि वो टैक्स इंक्लूसिव प्राइसिंग दे। इससे मार्जिन कंप्रेस हो जाएंगे। ऑलरेडी चैलेंजिंग मार्केट है। अभी इंडियन आईटी सेक्टर फेस कर रहा है म्यूटेड टेक स्पेंडिंग, एआई डिसरप्शन और हायरिंग फ्रीज। ये बिल और ज्यादा प्रेशर डाल देगा। देयर इज ऑल्सो अ जीसीसीज इम्पैक्ट। यूएस के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं, उन पे भी रेगुलेटरी कंप्लायंस और कॉस्ट का बर्डन आ सकता है। बट वेट, ये सिर्फ इंडियन कंपनीज के लिए बुरी बात नहीं है। यूएस क्लाइंट्स के लिए भी ये रिस्क है, जैसे कॉस्ट इंक्रीज। अगर एक यूएस कंपनी $100 की सर्विस इंडिया से लेती है तो वो 25% एक्साइज और डिडक्शन के बाद उसका इफेक्टिव कॉस्ट $140 to $150 के बीच हो सकता है, मतलब ऑलमोस्ट 80% इंक्रीज। ऑपरेशनल चेंजेस। क्लाइंट्स अपने ऑपरेशन यूएस या नियर बाय रीजन से करते थे, जैसे मैक्सिको, कनाडा, ईस्टर्न यूरोप में शिफ्ट करने का सोच सकते हैं। एंड सर्विस डिलीवरी, कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी सर्विस डिलीवरी, और यूएस फर्म्स के लिए एफिशिएंसी चैलेंजिंग बन सकती है। अब क्या ये बिल पास हो सकता है? पॉलिटिकल हर्डल्स तो है, जैसे अभी ये बिल सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ है, कमिटी और सेनेट अप्रूवल अभी पेंडिंग है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और प्रेसिडेंट दोनों की अप्रूवल की जरूरत है। लॉबिंग प्रेशर है। यूएस के बड़े कॉर्पोरेट्स इस बिल के अगेंस्ट लॉबी क्रिएट करेंगे, क्योंकि उनके पास डोमेस्टिक स्किल टैलेंट सफिशिएंट नहीं है, especially in cybersecurity, analytics, and advanced engineering. There can also be talent shortage. ये फैक्ट ही है कि यूएस के पास अभी भी रिक्वायर्ड स्किल मैन पावर की कमी है। इंडियन आईटी उस गैप को फिल करता है। डब्ल्यूटीओ की रूल्स के हिसाब से डिजिटल सर्विसेज पर ड्यूटीज लगाना अलाउड नहीं है, तो इस बिल को इंटरनेशनल लेवल पर लीगल चैलेंजेस हो सकती है। एंड नेगोशिएशन,
हो सकता है कि 25% रेट कम करके 10 to 15% हो जाए या फिर कार्व आउट्स मतलब एग्जेम्पशंस इंट्रोड्यूस हो जाए। अब इंडियन फर्म्स की क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए? उन्होंने उनका क्लाइंट बेस डिवर्सिफाई करना चाहिए। ऑलरेडी इंडियन कंपनीज एशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्डिक्स और मिडिल ईस्ट में एक्सपेंशन कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएशन होगा, न्यू क्लॉजेस ऐड करना है जहां टैक्स शेयरिंग या चेंज इन लॉ के लिए प्रोटेक्शन मिले। नियर शोर प्रेजेंस क्रिएट करना होगा, जैसे मैक्सिको या कनाडा जैसे जगहों पर डिलीवरी सेंटर्स ओपन करना ताकि यूएस मार्केट्स के लिए रिस्क कम हो। ऑटोमेशन एंड एआई अडॉप्शन, एफिशिएंसी बढ़ाकर हेड काउंट डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। एंड लास्टली वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, स्टाफ ऑगमेंटेशन से शिफ्ट होकर आईपी बेस्ड सोल्यूशन और सैस मॉडल्स पर फोकस करना। ऑल इन ऑल, हायर एक्ट इंडियन आईटी के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि इसका यूएस मार्केट पर हैवी डिपेंडेंस है। अगर ये पास होता है तो आउटसोर्सिंग का कॉस्ट एडवांटेज लगभग खत्म हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट्स पर डायरेक्ट प्रेशर पड़ेगा। लेकिन इसका पासेज अभी अनसर्टेन है क्योंकि पॉलिटिकल हर्डल्स है, लॉबिंग, डब्ल्यूटीओ रूल्स और यूएस के टैलेंट शॉर्टेज जैसे रियलिटीज है। इंडियन आईटी कंपनीज को अभी भी डिवर्सिफाई, इनोवेट और क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट्स रीस्ट्रक्चर करना होगा ताकि वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ को डिफेंड कर पाए। अब बात करते हैं आज के दूसरे न्यूज़ के बारे में। हडको, विच इज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन में एक साथ नॉन बाइंडिंग एमओयू साइन किया है जिसमें वो अगले 5 सालों में 11,300 करोड़ तक का फंडिंग सपोर्ट देंगे। ये पैसा मेनली लैंड एक्विजिशन, हाउसिंग और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होगा। हडको सिर्फ पैसा ही नहीं देगा बल्कि कंसल्टेंसी और कैपेसिटी बिल्डिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा ताकि एनएमआरडीए की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी और स्ट्रांग बन सके। अब व्हाट आर द की एरियाज एंड स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट? ये फंड अलग अलग इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में यूज होगा, जैसे नागपुर को एक ग्लोबल हब बनाने का विजन रखते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स के लिए सपोर्ट चाहिए, आउटर रिंग रोड्स के लैंड एक्विजिशन में हेल्प जिससे ट्रैफिक कंजेशन कम हो एंड लॉजिस्टिक्स फास्ट होंगे। अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग के लिए जरूरी है एंड अफोर्डेबल एंड मिड सेगमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स डेवलप करना, टाउनशिप्स और कमर्शियल हब्स बनाना जिससे बिजनेसेस अट्रैक्ट हो, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बने, अंडरग्राउंड यूटिलिटी टनल्स जैसे पानी, पावर और टेलीकॉम के लिए कंस्ट्रक्ट हो सके, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम्स ताकि एनर्जी एफिशिएंसी बढ़े, ऑटोमेटेड वेस्ट मैनेजमेंट जिससे सिटी क्लीन और सस्टेनेबल रहे, बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बने, स्टार्टअप्स, एमएसएमईज और आईटी फर्म्स के लिए डेडिकेटेड जोन्स हो, कमर्शियल और फाइनेंशियल सेंटर्स जिससे नागपुर एक इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंशियल सेक्टर बन सके। इंटीग्रेटेड अम्यूनिटीज होनी चाहिए जैसे वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और ग्रीन स्पेसेस जैसे अर्बन अम्यूनिटीज इंप्रूव करना है। एनबीसीसी को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी एजेंसी बनाया गया है ताकि एग्जीक्यूशन प्रोफेशनल और टाइमली हो। नाउ व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल ऑफ दिस? ये डील नागपुर के लिए लार्जेस्ट रीजनल कमिटमेंट है और हडको के ट्रस्ट दिखाता है कि सिटी का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत बड़ा है। ये स्टेप हडको के ब्रॉडर स्ट्रैटेजी का पार्ट है। पहले ही उन्होंने मुंबई के एमएमआरडीए को 1.5 लाख करोड़ कमिट किया था। अब नागपुर में भी वो अपना फुटप्रिंट एक्सपैंड कर रहे हैं। हडको के लिए लेंडिंग पोर्टफोलियो तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलेगी क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं जिसमें रिस्क कम होता है। साथ ही हडको के आने से प्राइवेट प्लेयर्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी नवीन नागपुर विजन में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट होंगे। अब इससे नागपुर और महाराष्ट्र पे क्या इम्पैक्ट होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन, इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियल हब्स के साथ नागपुर एक नया इकोनॉमिक पावर हाउस बनेगा जो मुंबई, पूना को कॉम्प्लीमेंट करेगा। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन और बिजनेस जोन्स के थ्रू हजारों नए जॉब्स ऑपरेट होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। उसके बाद सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन देखने मिलेगा। स्मार्ट फीचर्स जैसे डिस्ट्रिक्ट कूलिंग, वाटर ऑटोमेशन एंड यूटिलिटी टनल्स नागपुर को एक ग्रीन और स्मार्ट सिटी बनाएगा। ग्लोबल हब, आईबीएफसी के वजह से नागपुर में एमएनसीज, फिनटेक और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आएंगे और सिटी के नए बिजनेसेस कैपिटल को एक नया रूप मिलेगा। द बॉटम लाइन इज हडको का 11,300 करोड़ का कमिटमेंट नागपुर के लिए एक गेम चेंजर है। ये पैसा सिर्फ रोज मेट्रो या हाउसिंग बनाने के लिए नहीं है बल्कि सिटी को एक ग्लोबल स्टैंडर्ड का अर्बन हब बनाने में यूज होगा। इससे जॉब्स क्रिएट होंगे, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और नागपुर का पोजीशन एक वर्ल्ड क्लास बिजनेस डेस्टिनेशन की तरह तैयार हो जाएगा। अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनेक्स के न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन मिलेगा। जैसे हम देख सकते हैं, सियान एग्रो इंडस्ट्रीज सर्जेस 790%
in 12 months based on BSE surveillance. ये नाम काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है कुछ दिनों से, Cian Agro. It has delivered a 790% return over the past 12 months with an additional gain of 120% year to date and 185% in the last month itself. The BSE has placed the stock under long-term additional surveillance measure due to abnormal trading patterns. The company operates across spices, oils, personal care, home care, sanitation, and agro sectors with primary income from ethanol production. For the financial year ending March 24, the consolidated revenue rose 22%, while the net profit increased 22% as well. उसके बाद हम देख सकते हैं that Tata Advanced Systems becomes first Indian company to commission naval air surveillance radar. Tata Advanced Systems Limited successfully manufactured and commissioned a 3D air surveillance radar aboard an Indian Navy warship in collaboration with Spanish defense company Indra. TASL became the first Indian company to demonstrate capability in building and integrating next-gen naval services radar system. तो ऐसे ही क्विक न्यूज़ अपडेट के लिए आप भी हमारे प्रोडक्ट और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो. अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप. पर लेट्स लुक एट द टॉप गेनर्स एंड लूजर्स फॉर डे. जैसे हम देख सकते हैं आज का टॉप गेनर है अदानी एंटरप्राइजेस व्हिच इज अप बाय 2.5%. Shriram Finance is up by 2.52%. Axis Bank is up by 1.62%. Bharti Airtel is up by 1.14%. And Sun Pharma is up by 1.02%. So these have been the top gainers for today. Top losers की बात करें तो Titan is down by 1%. Wipro is down by 0.72%. Bajaj Auto is down by 1.41%. Eicher Motor is down by 1.15%. Bharat Electronics is down by 0.75%. And Infosys is down by 1.5%. So these have been the top losers for today. अगर FIDI data की बात करें तो as of 10th September 2025, FII ने selling किया है of 115 crores, whereas DI ने buying किया of 5,004 crores. अगर MTF Insights की बात करें तो as of September 9th, 2025, the industry MTF book stands at 95,686 crore, जिसमें 5,362 crore positions add हुए हैं, 5,416 crore positions liquidate हुए हैं. So the net book liquidation is of 54 crores. अगर आज के टॉप डिलीवरीज की बात करें तो आज की टॉप 5 डिलीवरीज है ONGC, HDFC Bank, Power Grid Corporation of India, ITC and Apollo Hospitals, which range from 79% to 71%. अब चलते हैं धन चार्ट्स पे और एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 फॉर टुडे. तो जैसे हम देख सकते हैं कि आज भी साइडवेज ही था मार्केट और हम बोल सकते हैं कि आज ग्रीन कैंडल बना है, बट अगेन इट वाज अ इनसाइड कैंडल. जो कल के कैंडल का रेंज था उसी के रेंज के अंदर ही आज बंद हुआ है. बट एक अच्छी बात है कि आज हम लोग जब बंद हुए हम 25,000 के ऊपर बंद हुए. वी हैव क्लोज्ड एट 25,005. सो निफ्टी ओपन अराउंड 24,945, मेड अ हाई ऑफ 25,037, मेड अ लो ऑफ 24,940 एंड क्लोज्ड अराउंड 25,005. वो अब उसके 50 EMA और 20 EMA के ऊपर है और उसका RSI भी बढ़ के हो चुका है 57. अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी आज 123 पॉइंट से ऊपर है. सेम सेंसेक्स ओपन अराउंड 81,217, made a high of 81,642, made a low of 81,216 and closed around 81,548. आज वैसे सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी बट कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं है मार्केट में. ये भी इसके 20 EMA और 50 EMA के ऊपर है और इसका RSI भी अराउंड 55. अगर आज के इंडाइसेस में बात करते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की तो काफ़ी फ्लैट था मार्केट. बट द टॉप 3 गेनर्स आर निफ्टी CPSE which is up by 0.87%, निफ्टी PSU banks is up by 0.74% and निफ्टी फार्मा is up by 0.46%. और अगर टॉप 3 यूजर्स की बात करें तो निफ्टी IT इज डाउन बाय 0.5%, निफ्टी ऑटो इज डाउन बाय 0.33% एंड निफ्टी मिड कैप इज डाउन बाय 0.03%. That's it for today. I'll see you tomorrow. तो आपको क्या लगता है जो यूएस ने नया बिल प्रपोज किया है वो कितना डेंजरस होगा IT के लिए? Because already IT is in a tricky position. Tell us in the comments below. Till then, like, share and subscribe and stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.